हेलो, मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल अभिषेक फैक्ट चैनल में। ये जो हमारा 849 का पार्ट नंबर 2 है, जिसमें कि हम एचपीजे इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। मेरे जो चैनल का नाम है वो है अभिषेक फैक्ट चैनल, और जो मेरे टेलीग्राम का जो नेम है वो है एचपीजे इलेक्ट्रिकल। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको दे दिया गया है, वरना आप जो है टेलीग्राम में जाके एचपीजे इलेक्ट्रिकल सर्च करके जो है उसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर मैं टेलीग्राम में क्या क्या फ़ायदे हैं आपको ज्वाइन करने के, जितनी मेरी न्यू वीडियो है वहाँ पर टेलीग्राम में अपलोड कर दी जाएगी या आपको बता दिया जाएगा, जिसमें और साथ साथ में आपको जो है एई के जैसे 8-9 क्वेश्चन पेपर है, जिसमें कि 2021 2016 में जब जो पेपर हुए हैं 2021 में, 16 में, 2015 में, लेक्चरार के 2016 का क्वेश्चन पेपर, असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 एंड 16 का क्वेश्चन पेपर, इसमें जो है जेई के भी क्वेश्चन पेपर हमने जो है अपलोड किए हुए हैं। जेई भी बेसिक जो हमारा फोकस है अभी एचपीजे के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व करना, जो कि हमारे आने वाले समय में 78 जो एचपीजे की पोस्टें हैं। साथ में इन्फॉर्मेशन आपको ये दे दूं, इसके बाद जो है ट्रांसमिशन की 51 पोस्टें आएंगी, जिसमें से कि 51 टोटल हमारे पास जो है फर्दर नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट में हमारे पास जो है जेई की पोस्टें देखने को मिलेंगी, जिसमें कि 46 ट्रांसमिशन की है एंड 5 जो पोस्टें हैं वो अलग जेई की है, जो कि आपके लोड शेड्यूल डिस्पैच शिमला की हैं। जिसमें कि अगर हम बताएं जेई के जो क्वेश्चन पेपर हमने अपलोड किए हैं 912, 715 एंड 849 जो भी चल रहा है। अगर हम और फर्दर बात बताएं तो हमने जो है सबस्टेशन अटेंडेंट में 712, 610 क्वेश्चन पेपर को अपलोड किया है। इलेक्ट्रिशियन का 869, 901, 876 एंड 754 एंड वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर का 791। तो आप जो है टेलीग्राम में जाके जो है ज्वाइन करें, और फर्दर जो जो मेरे को क्वेश्चन पेपर मिलेंगे किसी और के थ्रू, तो वो जो है मेरे को मैं उसको जो है अपलोड कर दिया जाऊंगा, या वरना वो मेरे को किसी वे के थ्रू मेरे को जो है वो सेंड कर दें। अगर उससे पहले मैं फर्दर आपको एक चीज़ बात बताऊं, तो जो भी एचपीजेई या हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, रीजनिंग या करंट अफेयर की जो प्रिपरेशन करना चाहता है या जो टारगेट कर रहा है इनकमिंग हिमाचल प्रदेश के एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे कि अगर मैं बताऊं एचपीजेई के लिए, तो अगर उसकी जो है इनमें से कोई भी चीज़ अगर जो है कमज़ोर है, जैसे कि एचपीजी के जैसे 15 क्वेश्चन एचपीजी के आते हैं, हिस्ट्री के जो है मॉडर्न हिस्ट्री हो गई, आपके एशियंट हो गया, मेडलीव हो गया, तो वहाँ से जो है आपके कम से कम 15 क्वेश्चन वहाँ से भी आपको देखने को मिलते हैं। पॉलिटी के 8-9 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के फिर से 8-9 क्वेश्चन, इकोनॉमी का 1 क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन प्रोबेबली, और रीजनिंग के आपके 5 क्वेश्चन एंड करंट अफेयर के आपके जो है 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अगर उनकी ये चीज़ वीक है, अगर वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं एग्ज़ाम में ना क्लियर होने का, तो आप जो है इस दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर में जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसमें जो है आपको 500 में आपको जो है ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं या बोला जाए तो ये सब पढ़ाया जाएगा वहाँ पे। तो आप जो है ट्रायल के लिए जो है इस कॉन्टैक्ट नंबर में जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर हम आज के क्वेश्चन पेपर की बात करें, तो जो हमारा पार्ट नंबर 2 है और हमारा जो क्वेश्चन है 23, if the current through the operating coil of a moving iron instrument is double, the operating force become। देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है उसका जो टॉर्क का फॉर्मूला है, डिफ्लेक्शन टॉर्क का फॉर्मूला 1/2 I1 I2 dl/d थीटा। जितनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी है एचपीजेई को निकालने के लिए उतनी ही इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। आपने जो है इसमें कोई मास्टरी नहीं करनी है किसी भी टॉपिक के ऊपर, ना किसी सब्जेक्ट के ऊपर। पेपर उसी का क्लियर होगा जिसके पास उतनी नॉलेज होगी जिसके थ्रू वो क्वेश्चन जो है वो वहाँ पर करेक्ट हो सके। इसमें आप बताएं तो जो टॉर्क है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, वो प्रोपोर्शनल हो जाएगी आई स्क्वायर के, मीन्स अगर I1 एंड I2 अगर मैं सेम मानता हूँ। अब हमें पता है टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो कहीं ना कहीं ये फोर्स के प्रोपोर्शनलिटी में हो गया। और इसमें बोला गया है कि आपका जो आपका करंट है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट को वो क्या है, डबल है, तो इसमें 2I स्क्वायर हो जाएगा, तो 4I स्क्वायर एंड 4 ऑफ एफ प्रीवियस वैल्यू से 4 टाइम्स ज़्यादा, तो इसका आंसर हो जाएगा 23 का 4 टाइम्स। तो अगर हम थोड़ी इसकी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको बताना चाहता हूँ और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले अगर आपको जो है ये सारी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया करके आप इसमें जो है लाइक कीजिए, और अभी आप जो है कमेंट सेक्शन में एक कमेंट लिखिए कि आपको क्या लग रहा है कि क्या मेरे को जो है इसमें कुछ ना कुछ बदलाव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो आपको लगता है वो आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर हम मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की बात करें, इट इज़ यूज टू मेजर द एसी एंड डीसी क्वांटिटी, तो ये दोनों के लिए मेज़र किया जाता है। एसी से हम जो है आरएमएस वैल्यू को मेज़र करते हैं और डीसी से एवरेज वैल्यू को। इसमें जो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो है कितने प्रकार की डैम्पिंग्स हैं हमारे पास, जो है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग है,
फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग है, एडी करंट डैम्पिंग है। तो इतने जो है 3 प्रकार की डैम्पिंग का जनरली हम जो है इस्तेमाल करते हैं। अगर हम थर्ड की बात करें तो इसमें जो डिफ्लेक्शन टॉर्क है 1/2 आई स्क्वायर डी एल बाई डी थीटा, ये जो है फॉर्मूला डायरेक्ट का डायरेक्ट आप याद कर लेना, बाकी से कुछ और नहीं पूछा जाता। बस ये जैसे प्रोपोर्शनलिटी वाला जो क्वेश्चन है वही यहाँ से पूछा जाएगा। अब जो है थीटा इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, तो ये क्या है, नॉन लीनियर स्केल है, इसको बोलते हैं क्रैम्प्ड स्केल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो फोर्थ पॉइंट है। और जनरली इसका इस्तेमाल किया जाता है वोल्टेज एंड करंट को मेजर करने के लिए। तो ये जो 5 पॉइंट है इसको आप जो है अपनी कॉपी में या इसको जो है आप नोट कर सकते हैं, माइंड में भी आप इसको जो है याद कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके फर्दर एग्जाम्स के लिए। अगर हम 24 क्वेश्चन की बात करें, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट हैज़ डायट स्केल, तो सबसे पहले हमें जो इसके डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की बात करें, ये भी आपको जो है आई स्क्वायर के ही प्रोपोर्शनलिटी में देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ जैसे थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट या मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, सेम इसकी जो है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हमें जो है देखने को मिलेगी। बस इसमें जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है, इसमें जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो प्रोपोर्शनल टू करंट है। तो इसमें ये सब नॉन लीनियर स्केल्स हैं और ये लीनियर स्केल है। और क्वेश्चन की बात करें तो हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट हैज़, तो इसमें क्या मिलेगा हमको, स्क्वायर स्केल मिलेगा। अब ये मैं आपको एक थोड़ी इन्फॉर्मेशन बता दूं कि ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें जो 60 क्वेश्चन टेक्निकल के, ये 2017 के क्वेश्चन पेपर से डायरेक्ट सेम टू सेम, ना एक फुल स्टॉप चेंज किए बिना, ना ऑप्शन को चेंज किए बिना 60 क्वेश्चन डायरेक्ट के डायरेक्ट इसमें जो है डाल दिए गए हैं 849 के क्वेश्चन पेपर में, जो कि जल शक्ति विभाग के जेई के लिए था। अगर हम फर्दर क्वेश्चन की बात करें तो उससे पहले प्रीवियस ईयर को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप जो है मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड बेल आइकन ऑन कीजिए। अगर हम 25 की बात करें, द वाट आवर मीटर हीज डैश इंस्ट्रूमेंट। अब देखो, सबसे पहली बात करें हमारे पास तो एक कितने प्रकार के हमारे पास जो है टाइप्स देखने को मिलेगी। एक आते हैं हमारे पास जैसे इंडिकेटिंग टाइप, रिकॉर्डिंग टाइप, और ये हो गया तुम्हारा इंटीग्रेटिंग। ठीक है, तो जो इंडिकेटिंग है सिर्फ उसमें दिखाया जाएगा, मीन्स ओनली डिस्प्ले, मीन्स जैसे कि वोल्टेज आई और गई, जैसे 250 वोल्टेज आई और बस वो उसको सिर्फ डिस्प्ले करेगा। जैसे वोल्टेज को, करंट को, जैसे ओमीटर में रेजिस्टेंस हो गया, और मैं अगर आपका जो है हाई रेजिस्टेंस को मेजर करेगा, सिर्फ इनमें जो है आपको डिफ्लेक्शन ही देखने को मिलता है। अगर हम अगले की बात बताएं तो ये है रिकॉर्डिंग टाइप। तो रिकॉर्डिंग टाइप में आपको जो है डिस्प्ले प्लस रिकॉर्डिंग दोनों देखने को मिलता है, जैसे कि CRO एंड ECG मशीन। अगर उससे फर्दर अगर हम बात बताएं तो हमारे पास आता है इंटीग्रेटिंग, जिसमें कि डिस्प्ले भी होगा, रिकॉर्डिंग भी होगा और कम्युलेटिव एडिशन भी होगा। इसमें जो आपकी एग्जांपल्स आती है वाट आवर मीटर एंड एम्पेयर आवर मीटर। तो वाट आवर मीटर जो है आपका AC के ऊपर काम करेगा, एम्पेयर आवर मीटर आपका DC। एम्पेयर आवर के ऊपर बड़ी बार क्वेश्चन पूछा गया कि ये किसके ऊपर, सप्लाई के ऊपर काम करता है। और जो इंटीग्रेटिंग टाइप है उसमें एनर्जी मीटर आएगा। देखो एनर्जी मीटर क्या करेगा, डिस्प्ले भी करेगा, रिकॉर्डिंग भी करेगा और एडिशन की फॉर्म में आगे रिकॉर्ड करते जाएगा। तो इसमें जो है 25 का आंसर हो जाएगा एंड इंटीग्रेटिंग टाइप। तो 25 क्वेश्चन जो है और ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो आप जो है पॉज करके नोट कर सकते हैं। अगर हम 26 की बात करें, 100 watt 250 volt bulb is put in series with a 40 watt 250 volt bulb across 500 volt and supply the current drawn will be। अब देखो सबसे पहली बात हमें यहाँ पर देखेंगे, ये बल्ब 1 है A और B, 500 वोल्ट जो है इन दोनों के सामने, मीन्स 250 एंड 250 यहाँ पर जो है डिवाइडेड होगी। और हमें पता है कि जो पावर होती है सीरीज़ के केस में, अगर वोल्टेज जैसे डिवाइडेड है सेम, तो इसमें पावर क्या होगी, ऐड होगी, तो P1 प्लस P2। और हमें क्या निकालना है, करंट। तो पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, एंड पावर हमें क्या मिल गई, पावर को जैसे हमने मेज़र किया कितना हो गया, 100 वाट का यहाँ पर था बल्ब ए, एंड बी जो है 40 वाट का था। तो 100 प्लस 40 140, और 140 वोल्टेज कितनी दी गई है, टोटल 500, क्योंकि हमें टोटल करंट निकालना है। तो 150/500 करंट एंड डेट इज़ 0.28। देखो सीरीज़ में है तो आप ए के क्रॉस बी, ए से जो पास करने वाला करंट वो निकालो, या बी से जो पास करने वाला करंट वो निकालो, या टोटल में से निकालो, सब होगा सेम। ठीक है, अभी मेरा जो आपके साथ ये क्वेश्चन है कि जो ब्राइटनेस में बताओगे बल्ब ए एंड बी, इन दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा जो है आपको ब्राइटनेस हमें जो है देखने को मिलेगी। अगर यही क्वेश्चन सीरीज़ में मैंने आपसे पूछा और साथ में अगर पैरेलल की बात पूछे, तो इन दोनों में से पैरेलल में सबसे ज़्यादा ब्राइट कौन होगा, प्लीज़ कृपा करके आप कमेंट सेक्शन में इसको जो है बताएं। कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे तो मेरे को लगेगा कि आपको पता है, वरना मैं सोचूंगा कि जो देखने वाला है उसको वो नॉलेज नहीं है। तो आपका यहाँ से 1 मार्क्स जो है या एक क्वेश्चन जो है वो वहाँ पर आपका कम हो जाता है फाइनल मेरिट में होने के लिए।
तो अगर मैं 27 क्वेश्चन की बात बताऊं और नॉर्टन इक्विवेलेंट इज, अब देखो सबसे पहले नॉर्टन की बात बताएं और थेवेनिन की बात बताएं, तो इस तरीके से आपका सर्किट की रिप्रेजेंटेशन है, जहाँ पर कि ये सर्किट जो है पैरेलल के जैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा और थेवेनिन में ये सीरीज़ के जैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो रेजिस्टेंस में आपको देखना इंटरनल पैरेलल में है और सीरीज़ में, थेवेनिन में सीरीज़ में है, तो यहाँ पर सीरीज सर्किट एंड द पैरेलल सर्किट। और नॉर्टन एंड थेवेनिन दोनों है ड्यूल, मीन्स इन दोनों के एक विपरीत। तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका पैरेलल सर्किट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है ये भी। अगर हम 28 क्वेश्चन की बात बताएं, और 12 वोल्ट लेड एसिड बैटरी यूज इन कार कंटेन्स। अब देखो इसमें क्या है, ऑप्शन है या 10 सेल कनेक्टेड इन सीरीज, या 10 सेल कनेक्टेड इन पैरेलल, 6 या 6 कनेक्टेड इन सीरीज। सबसे पहले एक सेल हमारा 2 वोल्ट का है, तो टोटल हमें जो है 12 वोल्ट लेकर जाना है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि अगर हम सीरीज़ में लेकर जाएंगे और सीरीज़ में हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं किसको, वोल्टेज को। अगर पैरेलल में लेकर जाएंगे तो टोटल के क्रॉस एक जैसी ही रहेगी। तो हमें 6 2 12 मतलब हमें जो है कनेक्टेड करना पड़ेगा उन सेल को सीरीज़ में। तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका डी। अगर हम फर्दर क्वेश्चन की बात बताएं 29, ये यहाँ पर सबको ग्रेस मार्किंग मिली है, क्यों, देखो व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 4000 एम्पेयर टर्न पर मीटर। सबसे पहले ये मैग्नेटाइजेशन फोर्स है एम्पेयर टर्न पर मीटर। BH कर्व में जो आपका एक्स एक्सिस में है वही तुम्हारी मैग्नेटाइजेशन फोर्स होती है। तो इसमें क्या है कि मैग्नेटाइजेशन फोर्स की वैल्यू 4000 में गिवन है, पर यहाँ पर मीटर गिवन नहीं है, जिसके थ्रू हम जो है इसमें NI नहीं निकाल सकते, तो ये इसमें सबको मार्क्स दे दिए गए हैं। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात बताएं 30 क्वेश्चन, द सेल्फ इंड्यूस EMF इन 0.2 हेनरी कॉइल व्हेन अ करंट इन इट इज चेंजिंग एट अ रेट ऑफ 1000 एम्पेयर पर सेकेंड। हमें बताया इंडक्टेंस बताया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम पता है, तो V वोल्टेज जो है V इज इक्वल टू LdI/dt। तो इसमें L पता है और dI/dt पता है, तो इसमें क्या आएगा 20 वोल्ट। तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका A। अगर हम फर्दर क्वेश्चन की बात करें 31 क्वेश्चन में बताया गया है द पावर फैक्टर एट अ रेजोनेंस इन RLC सीरीज सर्किट। अब देखो सबसे पहले RL सीरीज सर्किट में इतनी सीरीज में हो गए। अब इसमें इम्पिडेंस की बात करेंगे R² प्लस XL माइनस ऑफ XC का होल स्क्वायर। रेजोनेंस की कंडीशन में क्या होता है, XL और XC इक्वल होते हैं, तो जो इम्पिडेंस है वो रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। और हमें पता है कि जब इम्पिडेंस रेजिस्टेंस है मीन्स वोल्टेज एंड करंट दोनों इन फेज है, और पावर फैक्टर क्या हो जाएगा आपका यूनिटी। तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका B। साथ में अगर आप मेरे को ये बताएं कि जो हमारा सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट होता है वो एक्सेप्टर होता है या रिजेक्टर होता है, तो ये आप जो है कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं। अगर हम 32 क्वेश्चन की बात बताएं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इफ़ अ बैलेंस 3 फेज स्टार कनेक्टेड सिस्टम, द फेज डिफरेंस बिटवीन द फेज वोल्टेज एंड देयर रिस्पेक्टिव लाइन वोल्टेज आर। सबसे पहले अगर हम ये पर्पल वाली लाइन की बात बताएं तो क्या है, लाइन वोल्टेजेस है VR, VY एंड VB, ये क्या आपके लाइन वोल्टेजेस हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर हम जो है VY का अपोजिट फेज बनाएं और उसके बीच का जो रिजल्टेंट देखें, तो अब ये जो सेंटर है, अब ये सेंटर क्या आपका न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल से जो लाइन का जो एंगल है वो इधर जो है पूछा गया है। अब देखो जब मैंने इसको अपोजिट कर दिया, अब हमें पता है कि RY से R VR से लेकर VY तक आपका कितना 120 डिग्री एंगल होगा। अब इसमें क्या आपका हाफ मीन 60 डिग्री एंगल हो गया, मीन्स ये आपका जो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया 60 डिग्री आपका हो गया। अब इसका रिजल्टेंट निकालूंगा तो ये हो गया हाफ, तो इसका कितना होगा 30 डिग्री। तो ये आपका कौन सा, ये जो चीज़ है आपका क्या है, ये जैसे VRY, तो VRY आपका जो है फेस वोल्टेज है एंड VR आपका लाइन वोल्टेज है। तो लाइन और फेस के बीच में कितना एंगल आपका 30 डिग्री एंगल है। अगर आप जो है इस तरीके हो जाओगे, मीन्स आपका अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज होगी डायरेक्शन तो लीड होगा, और अगर आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी तो लैग होगा। तो इसका मीन्स आपका जो लाइन वोल्टेज है वो आपके फेस वोल्टेज से 30 डिग्री बोल सकते हो लैग है। या इसके रिस्पेक्ट में अगर बात की जाएगी VR के रिस्पेक्ट में, मीन्स लाइन वोल्टेज के रिस्पेक्ट में, तो जो फेस वोल्टेज है वो 30 डिग्री लीड है। तो इसमें क्या है, फेस वोल्टेज लीड बाय द 30 डिग्री टू द लाइन वोल्टेज। तो 32 का आंसर हो जाएगा हमारा A। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रख सकते हैं। अगर हम फर्दर क्वेश्चन की बात बताएं 33, द नंबर ऑफ द पैरेलल पाथ इन अ आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ 4 पोल एंड वेव कनेक्टेड DC मशीन हैविंग 22 कॉल साइड्स। अब देखो ये सिंपल क्वेश्चन है। देखो HPJ में जो है, अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो ऐसे ही पेपर बनते रहेंगे, वरना किस्मत ख़राब हो तो ये जो HPJ वाले हैं, ये जो बोर्ड है अपना HPSSB हमीरपुर, ये हर कुछ पूछ सकता है। ये जो सिलेबस में हो या ना हो, हाई लेवल लो लेवल जो मर्जी चले इनकी वो पूछ लेते हैं। तो आप इसमें दुआ करना कि जो क्वेश्चन पेपर बने वो ऐसा ही सिंपल बने। अगर हम इसमें बात करें तो पैरेलल पाथ की बात की गई है। वेव में हमारे जो पैरेलल पाथ होते हैं वो हमेशा 2 ही रहते हैं, जितने भी नंबर ऑफ पैरेलल पाथ हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
तो अब जो वेव वाइंडिंग है उसको जनरली यूज़ किया जाता है हाई वोल्टेज के लिए। वेव एंड लैब में पावर जो होती है दोनों में सेम रहती है, पावर में कोई अंतर नहीं होता है। अगर यहाँ पर हाई वोल्टेज है तो वेव में क्या होगा, अपना करंट कम हो जाएगा। और लैब की बात बताएं तो इसमें जितने भी पैरेलल पाथ हैं वो आपके पोल के इक्वल होगा। तो अगर इसमें अब लैब की बात बताते हैं, अगर 4 पोल हैं तो इसमें पैरेलल पाथ भी हमें 4 ही देखने को मिलते हैं। इसका इस्तेमाल किया जाता है हाई करंट के लिए। मैंने जैसे बोला पावर सेम है, अगर हाई करंट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है तो वोल्टेज भी इसमें जो है कम देखने को मिलेगी, किसमें, लैब में। तो घुमा के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लो वोल्टेज के लिए हम कौन सी वाइंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है, या इसमें पूछा जा सकता है ऐसा। अब क्वेश्चन के हिसाब से इसमें वेव थी, वेव में जो पैरेलल पाथ हैं वो कितने होंगे, 2 ही होंगे। तो 33 का हो जाएगा बी। अगर हम फर्दर 34 की बात करें, सबसे इजी क्वेश्चन ट्रांसफार्मर में। इस क्वेश्चन में देखो सबसे पहले V1 एंड V2 दोनों गिवन है। N1 हमें नहीं पता है, N2 हमें पता है। तो बस वही है V1 V2 इज इक्वल टू N1 N2 इज इक्वल टू I2 बाई I1 डेट इज इक्वल टू ट्रांसफार्मर कॉन्स्टेंट या ट्रांसफार्मर रेशियो। तो बस इसमें क्या है, इस चीज़ को आप लेके चलो और N2 N1 तो आप निकाल लोगे तो 275, तो 34 का हो जाएगा आपका बी आंसर। अगर हम फर्दर क्वेश्चन की बात करें 35, द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर अकर व्हेन। अब देखो इसको देखो पढ़ना है अच्छी तरह से, क्योंकि बंदे क्या करेंगे मैं बताता हूँ। जो बंदे गलती करेंगे और जो मैं भी कर रहा था इसमें, तो इसमें क्या है कि सबसे पहले बंदा देखेगा अच्छा मैक्सिमम एफिशिएंसी है तो मैं देखूंगा अच्छा इक्वल का है, अच्छा ये इक्वल है तो इसमें इक्वल में अगर नीचे से देखा इक्वल मिला मैं टिक लगा के आगे बढ़ जाऊँगा। अगर मैं ऊपर से देखा बी यहाँ पर कहीं इक्वल दिखा तो मैं यहाँ से टिक लगा के चल जाऊँगा। बट जो नीचे से जो देखेंगे जल्दबाजी में क्या होता है, बंदा गलतियाँ करता है। तो इसमें क्या है, हिस्टैरिसीस लॉस इज इक्वल टू द एडी करंट लॉस, ये नहीं पढ़ेगा वो, जल्दी से वो एड इक्वल को करेगा और ये डी और मीन्स यहाँ पर ये उसका गलत। तो इसमें लिखा था सम ऑफ द हिस्टैरिसीस लॉस एंड द एडी करंट लॉस इज इक्वल टू द कॉपर लॉस। तो जो हमारा मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन है उसमें आपका आयरन एंड कॉपर दोनों इक्वल होना चाहिए। जो आपका आयरन लॉस है वो एक्स स्क्वायर टाइम ऑफ पी कॉपर होगा, एक्स स्क्वायर, एक्स मतलब इसमें कोई भी लोड। और इसकी एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपको यहाँ पर देख सकते हो, एक्स वी आई कॉस फाई, एक्स वी आई कॉस फाई नीचे होगा प्लस वी आई पी आयरन प्लस एक्स स्क्वायर पी कॉपर, मीन्स आउटपुट अपॉन इनपुट था ये। और आउटपुट अपॉन इनपुट, और इनपुट को लिख सकते हैं आउटपुट प्लस लॉसेस। तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका बी। अगर हम फर्दर क्वेश्चन की बात करें 36, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं करते हैं, आधे से ज़्यादा बंदे तो सॉल्व भी नहीं करेंगे जिनको पता है कि ईजी है ये। देखो कैसे, देखो 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज 3 फेज इंडक्शन मोटर है, रोटेट कर रहा है 1400 आरपीएम में ऑन द फुल लोड, और मोटर इज बाउंड 4। अब कितने पोल के लिए हमें पता है 1440 आरपीएम है रोटर की स्पीड, कहीं ना कहीं इसकी 1500 होगी किसकी, इसकी स्टेटर की सिंक्रोनस, एक तरीके से आप बोल सकते हो सिंक्रोनस स्पीड ही बोलेंगे यहाँ पर। उस जो 1500 कितने पोल्स में होती है, 4 पोल में, तो बंदे करेंगे डायरेक्ट। अगर इसमें बंदे को सॉल्व करना है तो n इजिकल टू 120 f बाई पी। हमें क्या क्या गिवन है, हमें पी के छोड़ के सब गिवन है, और पी हम निकाल लेंगे कितना 4.1। तो 4.1 कभी भी नहीं होगा, 4 पोल होगा ऐसे करके, मतलब इसमें चलता है इवन वाइज में 4 6, जैसे 2 4 6 8 ऐसे करके, तो इसमें इक्वल हो जाएगा 4। तो इसमें करेगा वो 36 का बी आंसर। वरना हमें पता है कि 2 पोल में 3000 आरपीएम, 4000 में 1500, तो ये तुम्हारी सिंक्रोनस स्पीड है। तो कहीं ना कहीं जो रोटर स्पीड होगी वो हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से कम ही होगी। तो यही इंडक्शन का प्रिंसिपल। अगर दोनों स्पीड इक्वल हो जाएगी तो ये तो क्या बन जाएगी, इंडक्शन मोटर के बजाय ये बन जाएगी सिंक्रोनस मोटर, क्योंकि वहाँ पर होती है लॉकिंग। पर बेसिकली इन दोनों में भी लॉकिंग जो होती है, पर एंगल इसमें चेंज होता है सिंक्रोनस में, रिजल्टेंट वाला जो एंगल है वो चेंज होता है, जो मैं बताना चाहता हूँ। अगर 37 क्वेश्चन की बात करें, 5 हॉर्स पावर 3 फेज 400 वोल्ट स्टार कनेक्टेड स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर मेन टू ड्राइव अ मिलिंग मशीन एट द स्टार्टिंग टेक्स अबाउट। देखो हमें पता है पावर हमें निकालनी पड़ेगी वाट के फॉर्म में, क्योंकि हॉर्स पावर है। तो 5 इंटू 7 36.6 वाट, तो कितना निकला 3683। वोल्टेज हमें गिवन है स्टार में, तो लाइन वोल्टेज हमें इसका मतलब हुई, तो फेज वोल्टेज 230 करेंगे, पावर इज इक्वल टू ये फेज के फॉर्म में की और लाइन की फॉर्म में √3 वी लाइन आई लाइन कॉस फाई। तो इससे जो है फेज करंट, फेज जो हमारे पास करंट है वो हमने देख लिया कितना है 6.27, और स्टार्टिंग करंट जो है हमेशा 5 to 7 टाइम ऑफ द फुल लोड करंट हमें जो है देखने को मिलेगा। तो अगर हम 7 लेते हैं तो 43.89 एंड अगर हम 5th लेते हैं 5th टाइम तो इतना 31.35। तो जो ऑप्शन में सबसे नज़दीक वाली वैल्यू थी वो किसकी थी, 43। तो इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा ए आंसर, 37 का हमारा ए। तो क्लोजेस्ट वैल्यू को हमें यहाँ पर चुनना है। तो आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं अच्छी तरीके से। अगले क्वेश्चन की बात करें 38 की, द टॉर्क पावर फैक्टर ऑफ एन इंडक्शन मोटर विल बी हाई व्हेन।
देखो सबसे पहली बात बताएं, इसको आप इस तरीके से ही याद रखो, बाकी और कुछ याद नहीं रखना है। नो लोड में आपका जो पावर फैक्टर होगा 3 फेज इंडक्शन मोटर का वो 0.2, फुल लोड में आपका जो पावर फैक्टर होगा वो होता है 0.8। यहाँ पर आपने देखा होगा मैंने यहाँ पर जो पावर फैक्टर है वो 0.8 लेकर चला हूँ, तो इसी बेसिस में लेकर चलाऊँगी, फुल लोड की कंडीशन में मैं इसको जो है लेकर चला हूँ। तो यहाँ पर जो है अब क्या पूछा था क्वेश्चन में, द टॉर्क पावर फैक्टर ऑफ इंडक्शन मोटर विल बी हाई व्हेन रनिंग एट अ फुल लोड, तो 38 का बी। अगर हम फर्दर 39 की बात करें, द सिंक्रोनस मोटर आर टू बी यूज इन सिचुएशन वेयर। अब देखो द लोड इज कांस्टेंट, बंदे यहाँ पर भी ये करेंगे कि भाई सिंक्रोनस मोटर जो है कांस्टेंट लोड के ऊपर चलती है, ये नहीं होता है। अब सी की बात करें तो लोड इज टू बी ड्रिवन एट द कांस्टेंट स्पीड। अब जो सिंक्रोनस मोटर होती है बेसिकली वो कांस्टेंट स्पीड मोटर होती है, मीन्स उसको हमेशा कांस्टेंट स्पीड में ही चलना है, तो हम उसी लोड को इस्तेमाल करेंगे जिसको हम चलाना चाहते हैं, किसमें, कांस्टेंट स्पीड में। तो एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन, सिंक्रोनस मोटर 3 वे सिंगल फेज कभी भी सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती, हज़ारों टाइम जो है इसको क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। अब इसमें जो है इसको चलाने के लिए डैम्पिंग वाइंडिंग है, पोनी मोटर इज अ स्मॉल इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल किया जाता है फॉर एन इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग के लिए। तो 39 का हमारा हो जाएगा सी। अब देखो 40 4-5 बार रिपीट हुआ है, ये आपका जो है 829 में रिपीट हुआ है, 849 यहाँ पर हो गया। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, पिच फैक्टर ऑफ 5/6 ऑफ द शॉर्ट पिच कॉइल इज। अब देखो फुल पिच हमेशा 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होती है, शॉर्ट पिच हमेशा, इसमें जो क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में 5/6 इंटू फुल पिच होगा, मीन्स एंगल की बात बताएं, इलेक्ट्रिकल डिग्री मीन्स 150। तो आप देख सकते हो ये है तुम्हारी लैब वाइंडिंग की वाइंडिंग्स की कनेक्शंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दो कॉइल साइड में अगर आपका डिस्टेंस है 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, उसको बोला जाएगा आपका फुल पिच। बट इसमें क्या है कि आपका 50 डिग्री इलेक्ट्रिकल एंगल है, इसका मीन्स शॉर्ट पिच हुई। तो अब इसमें जो है कॉस अल्फा/2, अल्फा हो गया ये वाला एंगल, मीन्स 180 माइनस 150 तो मीन्स 30 डिग्री, और कॉस 15 मीन्स 0.96। अब देखो बंदा अब इसमें क्या है कि बिना कैलकुलेटर की कॉस 15 एक्यूरेट नहीं निकाला जा सकता। कैसे, देखो अगर मैं ट्राई करूँ तो देखो 0-30 ऐसे करके आगे होता है 45-60, ये साइन एंड कॉस। अब कॉस की बात करें सीधा क्या है, √3/2 और यहाँ पर 1, मीन 30 डिग्री यहाँ पर है, 0 डिग्री यहाँ पर है, 15 डिग्री इसके बीच में होगा। तो अब बंदा क्या करेगा, इसमें 1 + 0.86 उसका एवरेज निकालेगा, एवरेज में भी क्या निकलेगा 0.93। तो इस तरीके से लंबा चौड़ा है, तो इसको डायरेक्ट याद करो क्योंकि ये सीधा सीधा रिपीट बज रहा है। तो 40 का आंसर हो जाएगा आप 0.966। अगर देखो इसमें आप यहाँ पर एलिमिनेट करने के लिए, अगर टाइम कम था एलिमिनेट करने के लिए, हमें पता है कि 30 डिग्री से कम ही होगा, तो मीन 0.86 से कम, तो ये 1 है और 3.45 ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये इससे नीचे। मीन्स आपको जो पता होना चाहिए कि जो शॉर्ट पिच होती है वो हमेशा क्या होती है, <1 होती है। तो 1 और 3.45 ये तो दोनों के दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो फिर बचता कौन सा, ए एंड बी। अगर अंतिम समय है, तुक्का लगाना ही है, तो फिर इन दोनों के ऑप्शन में आपको लगाना पड़ेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग और जो पिच वाइंडिंग है, शॉर्ट पिच वाइंडिंग, उसमें हमेशा KD और KP <1 ही हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम 41 क्वेश्चन की बात बताएं, इन अल्टरनेटर डैम्पिंग वाइंडिंग आर यूज टू। देखो डैम्पिंग वाइंडिंग का इसमें ग्रेस मार्किंग दी गई है क्योंकि यहाँ पर ऐसा ऑप्शन नहीं है जो कि इस चीज़ को सेटिस्फाई कर सकें। डैम्पिंग वाइंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है सिर्फ हार्मोनिक यहाँ पर उसको प्रिवेंट करने के लिए। अगर हम 42 क्वेश्चन नंबर की बात करें, द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ एन ऑर्डिनरी शेडेड पोल सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। अब देखो पूछा क्या था, कैन बी रिवर्स बाय रिवर्सिंग द सप्लाई टर्मिनल कनेक्शन टू द स्टेटर वाइंडिंग। नहीं, कैन नॉट बी रिवर्स, यस। हम कभी भी शेडेड पोल इंडक्शन मोटर को कभी भी रिवर्स नहीं कर सकते, रिवर्स कर सकते पर किस कंडीशन में वो मैं आपको बता दूंगा। सी की बात करें, कैन बी रिवर्स बाय ओपन सर्किट द शेडेड रिंग, तब वो काम ही नहीं करेगी। कैन बी रिवर्स बाय द शॉर्ट सर्किट रिंग, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट रिंग को शॉर्ट सर्किट किया तभी तो वो अनशेडेड टू शेडेड में चली है। सबसे पहले अगर हम ये बात बता दें तो यहाँ पर आपका जो है ये काटा हुआ है, यहाँ पर आपका कॉपर की कॉयल है जिसको कि शॉर्ट सर्किट किया गया है, या कॉपर की रिंग बोल सकता हूँ, ये शेडेड बोल दिया गया है, ये अनशेडेड। ये लेंस ला के प्रिंसिपल के ऊपर जो है काम करेगी, बस ये पता होना चाहिए। अब ये हमेशा अनशेडेड टू शेडेड ही फ्लो करेगी, मतलब डायरेक्शन में रोटेशन करेगी। अनशेडेड टू शेडेड मीन्स इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज। अब देखो कब इसमें जो है रिवर्स वाइज में चल सकती है, इसी के जैसे इसके अपोजिट में, मतलब इसके जैसे मीन्स यहाँ पर 1 2 3 और 4, तो 4 हमारे पास जो है इस तरीके से शेडेड होनी चाहिए, और जिस हिसाब से आपको रोटेशन करनी है उस हिसाब से उसमें जो है आप उसको शॉर्ट करोगे, उस हिसाब से उसकी जो डायरेक्शन है वो आप चेंज कर सकते हो, शेडेड टू अनशेडेड या अनशेडेड टू शेडेड। अगर ये ऑप्शन दिया गया है, वैसे ये ऑप्शन नहीं दिया जाता, ये क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल के लिए इंटरव्यू में पूछा सकता है कि अगर आप शेडेड रिंग को रिवर्स करना चाहते हो तो क्या इसका वे है। अब ये मत बोल देना वहाँ पर कि नहीं हो सकता है, बट किस तरीके से वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अगर हम आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करें,
द सिलेक्शन ऑफ मोटर फॉर एनी एप्लीकेशन डिपेंड्स अपॉन विच फैक्टर। अब देखो इसमें क्या है, किसी भी मोटर को अगर आपको सेलेक्ट करना है, सबसे पहले उसके मैकेनिकल करेक्टरिस्टिक्स देखने पड़ेंगे, इलेक्ट्रिकल करेक्टरिस्टिक्स और कॉस्ट। तो ये तो आपको दिख ही रहा है, इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। तो लास्ट में आपको मैं बताना चाहता हूँ, मेरे जो चैनल का टेलीग्राम का नाम है HPJE अभिषेक। और सबसे पहली बात तो फिर से मैं आपको जो है बताना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति को GK, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, रीजनिंग, करंट अफेयर को अगर जो है कंप्लीट करना है आपके जे एग्ज़ाम से पहले, तो आप जो है इस कॉन्टैक्ट नंबर में जो है मैसेज करके उनसे इन्फॉर्मेशन जो है ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैब कर सकते हो। क्योंकि अब इस समय जो है क्या होता है ना कि अगर आपको लगता है कि अगर आप नहीं कर सकते हो GK के लिए, तो आप इसमें जो है जा सकते हो। क्योंकि जो है समय बहुत कीमती हो गया, एक बार समय चला गया तो वो कभी भी वापस नहीं आएगा। अगर हम लास्ट में बताएं तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो मेरे चैनल अभिषेक फैक्ट चैनल को। धन्यवाद।